एक ऐसी सिचुएशन की कल्पना करते हैं। एक बहुत ही शोरगुल वाला नाइट क्लब है। हाँ, जहाँ एकदम तेज नियॉन लाइट्स चमक रहे हैं। बिल्कुल। और म्यूजिक इतना लाउड है कि कान के पर्दे हिल जाएं। उस डांस फ्लोर के बीचों बीच एक कपल पागलों की तरह नाच रहा है। वो चीख रहे हैं, हंस रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक शेयर कर रहे हैं। है ना? मतलब बाहर से देखने पर किसी को भी यही लगेगा कि ये दोनों अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल जी रहे हैं। एकदम परफेक्ट पार्टी वाइब। हाँ, लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि वो कोई जश्न नहीं मना रहे हैं, वो अपना ब्रेकअप कर रहे हैं। सुनने में बहुत अजीब लगता है ना। कोई अपने दिल टूटने का जश्न कैसे मना सकता है? वही तो। लेकिन आज के दौर में मॉडर्न रिलेशनशिप्स की सच्चाई अक्सर कुछ ऐसी ही होती है। बिल्कुल। और ये जो विरोधाभास है, बाहर से एकदम कूल और अंदर से पूरी तरह से बिखरा हुआ, यही आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण का केंद्र है। इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित फिल्म लव आजकल को। हाँ, जिसमें सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और ऋषि कपूर जी जैसे बेहतरीन कलाकार हैं। और हमारा मिशन ये समझना है कि क्या पीढ़ियां बदलने के साथ सच में प्यार बदल गया है, या फिर सिर्फ उस प्यार को जताने के या शायद उससे भागने के तरीके बदल गए हैं। बिल्कुल। तो हम फिल्म के अलग अलग दृश्यों, चरित्र चित्रण और विभिन्न पीढ़ियों के रोमांस का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। और ये समझेंगे कि आधुनिक व्यावहारिकता और पुराने दौर के जज्बातों के बीच आखिर क्या अंतर है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। और शुरुआत हम उसी ब्रेकअप पार्टी वाले सीन से करते हैं। लंदन 2009, जय और मीरा। एकदम आज की जनरेशन के इंडिपेंडेंट युवा। हाँ, दोनों अपने अपने करियर पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। जब मीरा को दिल्ली में एक जॉब का मौका मिलता है और जय को सैन फ्रांसिस्को में, हाँ, तो वो रोते गिड़गिड़ाते नहीं हैं, कोई ड्रामा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। वो बहुत ही शांति से एक कैफे में बैठकर तय करते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस काम नहीं करेगा। इसलिए अलग होना ही प्रैक्टिकल है। मतलब अगर मैं इसकी तुलना करूं तो जय और मीरा ने अपने रिश्ते को एक कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट की तरह मान लिया था। हाँ, कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट। ये आपने बहुत दिलचस्प बात कही। कैसे? जैसे दो कंपनियों का मर्जर होता है ना, जब तक दोनों को फायदा हो रहा है, दोनों साथ काम कर रहे हैं, तब तक सब ठीक है। हाँ, और जैसे ही रास्ते अलग हुए तो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। एकदम सही, बिना किसी आंसू के ब्रेकअप। वो इसे मैच्योर मानते हैं। ये कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट वाली एनालॉजी बहुत ही सटीक है, क्योंकि मॉडर्न दुनिया ने हमें यही सिखाया है कि हर चीज में एफिशिएंसी होनी चाहिए। हर चीज में लॉजिक ढूंढना है ना। बिल्कुल। कोई भी चीज जो हमारे गोल या करियर के रास्ते में आए, उसे हटा देना चाहिए। जय और मीरा इसी कैलकुलेटेड दुनिया के प्रोडक्ट हैं। हाँ, वो खुद को ये विश्वास दिलाते हैं कि बिना किसी ड्रामे के अलग होना ही असली समझदारी है। लेकिन यहीं पर साइकोलॉजी का एक बहुत दिलचस्प खेल शुरू होता है। जब वो क्लब में उस आहूं गाने पर जंगलीपन से नाचते हैं। हाँ, वो जो बहुत ही एनर्जेटिक गाना है। बिल्कुल। तो वो असल में खुश नहीं है। साइकोलॉजी में इसे ओवर कॉम्पेंसेशन या इमोशनल सप्रेशन कहते हैं। अच्छा, मतलब दर्द को छिपाने के लिए दिमाग एक नकली खुशी का आवरण बना लेता है। एकदम सही। हमारा दिमाग अक्सर उस दर्द का सामना करने से डरता है जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो। तो उन्हें लगता है कि अगर वो रो पड़े तो वो कमजोर कहलाएंगे। हाँ, उनका अहंकार, उनका ईगो उन्हें ये मानने ही नहीं देता कि करियर से ज्यादा जरूरी कोई इंसान हो सकता है। वे अपनी भावनाओं को पूरी तरह से दबा रहे हैं। और शायद यही आज के रिश्तों का एक बहुत बड़ा भ्रम है। हम अपनी भावनाओं से भागने को मजबूती मान बैठते हैं। बिल्कुल। आप उस एयरपोर्ट वाले सीन को ही देख लीजिए, जब वे असल में अलग हो रहे होते हैं। हाँ, वो सिक्योरिटी चेक वाला सीन। दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी बेचैनी होती है। एकदम। एक पल के लिए लगता है कि कोई एक तो बोलेगा कि रुक जाओ। हाँ, लगता है कि जय पलटकर कुछ कहेगा या मीरा उसे रोक लेगी। लेकिन अंत में क्या होता है? उनका वो जो मॉडर्न इंडिपेंडेंट ईगो है, वो उनके सच्चे जज्बातों पर भारी पड़ जाता है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुश बैक देना चाहूंगा। मतलब क्या ये पूरी तरह से गलत है? आप किस महीने में कह रही हैं? मेरा मतलब है आज की दुनिया में करियर और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। केवल प्यार से तो पेट नहीं भरता ना। ये बात तो सच है। तो जय और मीरा का प्रैक्टिकल होना एक तरह से सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ही तो है। अगर वो उस वक्त अपने करियर से समझौता कर लेते तो शायद बाद में पछताते। हाँ, शायद एक दूसरे को ही ताने मारते कि तुम्हारी वजह से मेरा करियर खराब हो गया। तो क्या उनका ये बिना आंसुओं का ब्रेकअप एक हद तक सही नहीं था? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। वित्तीय स्वतंत्रता और महत्वाकांक्षा बिल्कुल जरूरी हैं, लेकिन समस्या करियर चुनने में नहीं है। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या उस डिनायल या इनकार में है जो वो कर रहे हैं। अच्छा, वो जो खुद से झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल।
वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि इस फैसले की एक बहुत बड़ी भावनात्मक कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ, वो ऐसे दिखावा कर रहे हैं जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और यही दिखावा उन्हें अंदर से खोखला कर रहा है। जब जय सैन फ्रांसिस्को पहुंचता है तो बाहर से उसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट लगती है। हाँ, अच्छी जॉब, कैजुअल डेटिंग, पार्टियां चल रही हैं। लेकिन अकेले में रात के अंधेरे में वो मीरा की तस्वीरें देखता है। वो जो खालीपन है, वो इस बात का सबूत है कि इंसान सिर्फ प्रैक्टिकलिटी या लॉजिक से जिंदा नहीं रह सकता। है 1960 के दशक की उस पुरानी प्रेम कहानी की। हाँ, जय की मुलाकात एक कैफे मालिक वीर सिंह से होती है। ऋषि कपूर जी का किरदार। वीर काफी अनुभवी हैं और वो जय के इस कूल मुखौटे के पीछे की असली बेचैनी को पढ़ लेते हैं। बिल्कुल। जब जय उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो इस फिल्मी ड्रामे और प्यार व्यार में विश्वास नहीं करता, तो वीर बहुत ही प्यार से मुस्कुरा कर कहते हैं कि प्यार लॉजिकल नहीं होता। और यहीं से हम सीधे पुरानी दिल्ली की गलियों में पहुंचते हैं, युवा वीर और हरलीन की कहानी में। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों कहानियों के बीच का अंतर हमें इंसानी स्वभाव के विकास के बारे में क्या बताता है। विकास या शायद बदलाव। हाँ, बदलाव। 1960 के दशक में युवा वीर जब हरलीन को देखता है तो वो कोई कैलकुलेशन नहीं करता, कोई एक्सेल शीट नहीं बनाता कि इस रिश्ते के क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे। बिल्कुल नहीं। उसका प्यार पूरी तरह से मासूमियत और एक तरह के टोटल सरेंडर यानी संपूर्ण समर्पण पर आधारित है। हाँ, वीर का वो हरलीन की बस के पीछे भागना, घंटों उसके घर के बाहर इंतजार करना, छुप छुप कर उसे देखना, वो सब विशुद्ध जज्बात थे। पर एक सेकंड, अगर हम इसे आज के चश्मे से देखें, अगर कोई इंसान आज अपना सब कुछ छोड़कर किसी के पीछे ऐसे जाए, हाँ, घंटों उसके घर के बाहर खड़ा रहे, तो हम उसे रोमांटिक नहीं बल्कि एक स्टॉकर कहेंगे या इसे एक बहुत ही टॉक्सिक और अनहेल्दी ऑब्सेशन मानेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है आपका। है ना? तो क्या हम बीते हुए कल के रोमांस को कुछ ज्यादा ही ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं? अगर हम सिर्फ एक्शन को देखें तो हाँ, आज के संदर्भ में वो चीजें अजीब या गलत लग सकते हैं। क्योंकि आज बाउंड्रीज अलग हैं। बिल्कुल। आज कम्युनिकेशन के तरीके और पर्सनल बाउंड्रीज की परिभाषाएं बदल चुकी हैं। उस दौर में जब फोन नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, तो किसी की एक झलक पाना ही बहुत बड़ी बात होती थी। ये बात तो है। लेकिन फिल्म का और हमारे इस विश्लेषण का मकसद उस तरीके को सही ठहराना नहीं है। मकसद है उस भावना को समझना। अच्छा, मतलब इंटेंशन को देखना। हाँ, वीर की कहानी में जो चीज सबसे कीमती है वो है उसका ईगोलेस होना, यानी अहंकार का न होना। ये बहुत बड़ी बात है। जब हरलीन का परिवार अचानक कोलकाता शिफ्ट हो जाता है तो वीर क्या करता है? वो जय की तरह हालात से समझौता नहीं करता। नहीं करता। वो शांति से एयरपोर्ट पर अलविदा नहीं कहता कि चलो मूव ऑन करते हैं। वो बुरी तरह टूट जाता है। हाँ, और फिर बिना किसी प्लान के, बिना किसी जॉब ऑफर के, वो अपना शहर, अपना परिवार सब छोड़कर कोलकाता पहुंच जाता है। सिर्फ प्यार के लिए। वहां वो छोटे मोटे काम करता है, खराब हालात में सोता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो हरलीन के करीब रह सके। बिल्कुल। और यही वो बुनियादी अंतर है। वीर के पास खोने के लिए अपना कोई बड़ा अहंकार नहीं है, जबकि जय अपने करियर और अपनी उस कूल बॉय वाली इमेज को बचाने में लगा हुआ है। एकदम सही। वहीं वीर अपनी भावनाओं के लिए पूरी तरह से नंगा होने, पूरी तरह से वल्नरेबल होने को तैयार है। वीर के लिए प्यार किसी भी सुख सुविधा या ईगो से ऊपर है। और जब इंसान इतनी गहराई से किसी चीज के लिए समर्पित होता है तो उसमें एक अलग तरह की हिम्मत आ जाती है। वीर खुद कहता है ना, प्यार हिम्मत मांगता है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। वीर की ये कहानी सुनकर जय अंदर ही अंदर परेशान होने लगता है। उसके अंदर एक द्वंद्व पैदा होता है। हाँ, उसकी वो जो प्रैक्टिकल सोच थी वो हिलने लगती है। और दूसरी तरफ मीरा दिल्ली में है और अपनी नई जिंदगी में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। वो अपने बॉस विक्रम के साथ एक रिश्ते में आ जाती है। विक्रम जो कि एक बहुत ही सुलझावा, समझदार इंसान है। हाँ, एकदम स्थिर। तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक स्टेबल या स्थिर रिश्ता जिसमें कोई ड्रामा ना हो, कोई अनिश्चितता ना हो, क्या वो उस सच्चे प्यार की कमी को पूरा कर सकता है? बिल्कुल। क्या वो खालीपन भर सकता है? अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इसका सीधा जवाब है नहीं। नहीं? बिल्कुल नहीं। मीरा की कहानी मॉडर्न डेटिंग का एक बहुत बड़ा सच उजागर करती है, जिसे हम पैराडॉक्स ऑफ चॉइस और सेफ्टी नेट की तलाश कहते हैं। सेफ्टी नेट थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? मतलब विक्रम कागज पर एक परफेक्ट पार्टनर है। वो केयरिंग है, मैच्योर है, स्टेबल है, लेकिन मीरा अंदर से घुटन महसूस करती है। हाँ, फिल्म में वो साफ दिखता है।
ऐसा क्यों? क्योंकि अक्सर लोग दिल टूटने के डर से या अपनी महत्वाकांक्षाओं को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसा पार्टनर चुनते हैं जो सेफ हो। अच्छा, जिसके साथ बहुत ज्यादा जज्बाती लगाव न हो, ताकि अगर वो रिश्ता टूटे तो ज्यादा दर्द न हो। एकदम सही। लेकिन इस सुरक्षा की कीमत होती है वो जुनून, वो पैशन जो हमें अंदर से जिंदा महसूस कराता है। मतलब विक्रम के साथ होने पर मीरा को दर्द तो नहीं है, पर खुशी भी नहीं है। वो बस एक फ्लैट लाइन ईसीजी मशीन की तरह जी रही है। बहुत अच्छी एनालॉजी है। और उधर जे सैन फ्रांसिस्को में एक के बाद एक मीनिंगलेस कैजुअल रिलेशनशिप्स बना रहा है। बाहर से हंस रहा है, पर अंदर से एकदम खाली। दोनों ने प्रैक्टिकल रास्ता चुना, लेकिन दोनों बुरी तरह से फेल हो रहे हैं। और इस घुटन का सबसे बेहतरीन चित्रण उन सीन्स में है जब वो दोनों रात के वक्त फोन पर बात करते हैं। वो फोन कॉल्स, वो एक दूसरे से ऐसे बात करते हैं जैसे दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त हों। हाँ, लेकिन उन कॉल्स में जो सबसे भारी चीज होती है वो उनके शब्द नहीं होते, वो उनकी खामोशी होती है। बिल्कुल। साइकोलॉजिकल एनालिसिस में इन लंबी खामोशियों को द साउंड ऑफ ईगो यानी अहंकार की आवाज कहा जा सकता है। सच में, उन साइलेंट फोन कॉल्स के बारे में सोचकर ही एक अजीब सी सफोकेशन महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे दोनों कुछ कहना चाहते हैं पर रुक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे दो लोग एक गहरी खाई के दोनों तरफ खड़े हैं, दोनों पार जाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी पहला कदम नहीं बढ़ाना चाहता। क्योंकि जो पहला कदम बढ़ाएगा वो हार जाएगा। ये ईगो की वो दीवार है जो उन्हें सुरक्षित तो रख रही है, लेकिन साथ ही उन्हें पूरी तरह से अलग थलग भी कर रही है। और बैकग्राउंड में जो दूरियां गाना बजता है वो उस अनकहे दर्द को और भी गहरा कर देता है। वो इसलिए नॉर्मल बर्ताव कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर किसी ने भी अपनी सच्ची भावनाएं जाहिर कर दी तो उनका वो जो मैच्योर और प्रैक्टिकल होने का पूरा नैरेटिव था वो टूट जाएगा। और इंसान अपनी बनाई हुई कहानी को गलत साबित होते हुए देखने से बहुत डरता है। बिल्कुल। लेकिन जब जय भारत आता है और उसे पता चलता है कि मीरा के विक्रम से शादी होने वाली है, तब कहीं जाके वो जो ईगो की दीवार है उसमें दरारें आनी शुरू होती हैं। हाँ, जय के अंदर एक जलन और बेचैनी पैदा होती है जो उससे संभाली नहीं जाती। और यहीं पर कहानी अपने क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है। वो बिंदु जहां भावनाओं को दबाने की जो मशीनरी थी वो पूरी तरह से क्रैश हो जाती है। वीर सिंह यहाँ बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। हाँ, वो जय को एक बहुत ही कड़वा लेकिन सच्चा सच बताते हैं। वो कहते हैं कि करियर के मौके जिंदगी में बार बार आ सकते हैं, लेकिन सच्चा प्यार, वो इंसान जिसके साथ तुम्हारी आत्मा जुड़ती है, वो शायद दोबारा ना मिले। और ये वो पल है जब जय का सारा मॉडर्न कैलकुलेटेड डिनायल टूटकर बिखर जाता है। उसका वो ब्रेकडाउन सीन बहुत ही पावरफुल है जब वो सड़क किनारे अकेले बैठकर रोता है। हाँ, वो असल में न्यूरोलॉजिकल लेवल पर एक रिलीज है। बिल्कुल। ये उसके दिमाग की वो स्टेट है जहां वो आखिरकार खुद से हार मान लेता है। वो स्वीकार करता है कि जिसे वो आजादी और व्यावहारिकता समझ रहा था, वो दरअसल उसकी कायरता थी। एकदम सही। वो दर्द से डरकर भाग रहा था। और फिर वो वही करता है जो वीर ने 1960 के दशक में किया था। वो अपना सैन फ्रांसिस्को का प्रोजेक्ट, अपनी वो सपनों की दुनिया, सब कुछ पीछे छोड़ देता है। हाँ, और पहली फ्लाइट से दिल्ली भागता है। इस बार कोई लॉजिक नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। और जब वो मीरा के पास पहुंचता है तो वहां कोई फिल्मी मेलोड्रामा नहीं होता, कोई लंबा चौड़ा डायलॉग नहीं, कोई शेरो शायरी नहीं। क्योंकि सच्चे प्यार को भारी भरकम शब्दों की जरूरत ही नहीं होती। यहां वल्नरेबिलिटी यानी खुद को पूरी तरह से निहत्ता कर देने की ताकत दिखती है। वो सिर्फ इतना कहता है, मैं गलत था, मुझे नहीं पता तुम्हारे बिना कैसे जीना है। अगर हम इसे साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो अपनी गलती मानना और ये स्वीकार करना कि आप किसी पर निर्भर हैं, ये किसी पहाड़ से कूदने से ज्यादा बड़ी हिम्मत का काम है। बिल्कुल। और मीरा भी तो अंदर से यही इंतजार कर रही थी। हाँ, वो एक सुरक्षित भविष्य का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने ही वाली थी अपनी शादी के जरिए। लेकिन अंदर से वो भी उतनी ही खाली थी। जब जय अपना सारा ईगो छोड़कर उसके सामने अपनी कमजोरी रखता है तो मीरा के भी सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स टूट जाते हैं। वो इंतजार कर रही थी कि जय उस कैलकुलेटेड एक्सेल शीट से बाहर आए और उसके लिए लड़े। और अंततः दोनों उस सो कॉल्ड प्रैक्टिकलिटी को डस्टबिन में डालकर एक हो जाते हैं। भावनाओं की जीत होती है। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें, हाँ, अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो इस पूरी चर्चा का अर्थ केवल ये नहीं है कि पुरानी पीढ़ी का प्यार बेहतर था और नई पीढ़ी का प्यार गलत है। फिल्म ये बिल्कुल नहीं कहती कि आधुनिक होना बुरा है। एकदम सही। जनरेशन चाहे कोई भी हो, कपड़े चाहे जो भी हों, तकनीक या बात करने का तरीका चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन इंसानी जुड़ाव का जो कोर है, जो बुनियादी जरूरत है,
वो कभी नहीं बदलती। प्यार हमेशा हिम्मत मांगता है। अपनी कमजोरियों को छिपाकर मजबूत दिखने का नाटक करना असल में एक कमजोरी है। और अपनी सारी कमजोरियों के साथ किसी के सामने खड़े होने का साहस ही असली ताकत है। बिल्कुल। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? हम एक ऐसी तेज तर्रार दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारे पास हर चीज का डेटा है, जानकारी है, करियर की दौड़ है। हाँ, हर चीज का लॉजिक खोजा जाता है। हम रिश्तों को भी स्वाइप लेफ्ट और स्वाइप राइट के एल्गोरिथम में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। और सोचते हैं कि अगर कोई चीज थोड़ी सी भी मुश्किल लग रही है तो उसे रिप्लेस कर दो। क्योंकि मार्केट में और भी ऑप्शन है ना। बिल्कुल, यही आज की सोच बन गई है। लेकिन ये चर्चा हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई याद दिलाती है। जीवन के सबसे गहरे और महत्वपूर्ण फैसले, वो फैसले जो हमें अंदर से सुकून देते हैं, वो अक्सर किसी लॉजिक या फायदे नुकसान की लिस्ट देखकर नहीं लिए जाते। हाँ, वो भावनाओं और हिम्मत के आधार पर लिए जाते हैं। हम अक्सर अपनी महत्वाकांक्षाओं के पीछे छुपकर कमिटमेंट और दर्द से बचने की कोशिश करते हैं। जय ने यही किया था और उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। करियर और सपने बहुत जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर उस शिखर पर पहुंचने के बाद आपके पास वो इंसान ही ना हो जिसके साथ आप वो खुशी बांट सकें, तो वो कामयाबी बहुत खोखली लगने लगती है। एकदम सही कहा आपने। सच में ये विश्लेषण हमें अपने ही अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है। और इसी के साथ मैं इस चर्चा को एक ऐसे सवाल पर लाकर छोड़ना चाहूंगी जो स्रोत सामग्री की नींव पर तो है, लेकिन सोचने के लिए एक नया नजरिया देता है। वो क्या है? जरा इस बारे में सोचिएगा। आजकल हम हर जगह सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता और हाइपर इंडिपेंडेंस यानी अति स्वतंत्रता की बात सुनते हैं। हाँ, हर जगह यही सिखाया जाता है। हमें सिखाया जाता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, हमें भावनात्मक रूप से पूरी तरह से खुद पर निर्भर होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर सच्चे प्यार की बुनियादी शर्त ही वल्नरेबिलिटी है, अगर प्यार का मतलब ही दूसरे इंसान के सामने अपनी कमजोरियों को बेझिझक रख देना है, हाँ। तो क्या ये हाइपर इंडिपेंडेंस का बढ़ता चलन हमें सच में मजबूत बना रहा है, वही तो। या फिर ये एक अदृश्य दीवार खड़ी कर रहा है जो इंसानों को गहरे भावनात्मक रिश्तों को महसूस करने के मामले में अंदर से कमजोर और खोखला कर रही है? यह एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। अगर हमें किसी की जरूरत ही नहीं है तो हम किसी से सच्चा प्यार कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल। शायद खुद को सुरक्षित रखने की इस होड़ में हम उस चीज को ही खो रहे हैं जो असल में हमें इंसान बनाती है। हमारा एक दूसरे पर निर्भर होना और एक दूसरे के दर्द को समझना। हाँ, शायद हम अपनी जिंदगी के बाहरी सिस्टम्स को कितना भी अपडेट, कितना भी बग फ्री और स्मूथ क्यों न बना लें, लेकिन एक गहरे इंसानी जुड़ाव का जो मुख्य कोड है वो हमेशा यही रहेगा कि हम दूसरे इंसान के सामने खुद को कितना निहत्था और सच्चा रख पाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और इसी सवाल के साथ हमारा ये गहरा विश्लेषण यहीं खत्म होता है। ये सवाल हम सभी को खुद से पूछना चाहिए कि जिंदगी की इस भागदौड़ में कहीं हम अपनी आज़ादी को अपनी ही सबसे बड़ी कैद तो नहीं बना रहे हैं।